हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों दिया ऐसा विवादित बयान। कह दिया कि अब इंडियन शब्द का नहीं किया जाएगा इस्तेमाल, इंडियन शब्द इस्तेमाल करने की नहीं है इजाजत। बताएंगे आखिर कैसे नेटिव अमेरिकन समूहों ने ट्रंप के इस बयान पर जताया कड़ा विरोध। तो वहीं दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल। पीएम मोदी के अलावा और किस किस से मिलेंगे, लेकिन वही चौंकाने वाली बात, पुतिन के दौरे से टेंशन में आएंगे चीन, पाकिस्तान, भारत को मिलेगी कई घातक मिसाइलें, रशिया से होने वाली है इतने 1000 करोड़ की डिफेंस डील दोस्तों, जिसमें अपना भारत S-400 से लेकर सुखोई 57 तक की करने वाला है बात दोस्तों। वहीं बताएंगे आखिरकार क्यों चाइना ने जारी किया सर्कुलर, दे दिया चीनियों को वार्निंग, कह दिया तुरंत खाली करो अफगान बॉर्डर। दोस्तों क्यों आनन फानन में दिया गया खुद चीनियों को चाइना द्वारा वार्निंग। वहीं आपको बताएंगे इमरान खान की मौत के अटकलों पर उनके बेटों ने क्या कहा दोस्तों। वहीं इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा अगर इमरान खान का एक भी बाल बांका हुआ तो शहबाज शरीफ को भुगतना होगा अंजाम। तो वहीं भारत इस मामले में बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को दे रहा है सीधा टक्कर। लेकिन दोस्तों इस लिस्ट में टॉप 15 में कहीं से कहीं तक पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है, जहां पर तीसरे स्थान पर है अपना भारत। बताएंगे कौन सी लिस्ट में तीसरे स्थान पर भारत है और चीन अमेरिका को टक्कर दे रहा है दोस्तों। तो वहीं आपको एक से एक बेहतरीन खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व और मानते हैं कि आज भारतीय ही है, इसी वजह से अमेरिका चल रहा है दोस्तों, जिस प्रकार से ट्रंप ने इंडियंस या भारतीय कहने पर अमेरिका में रोक लगाने की बात कही है, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीयों से ही अमेरिका का वजूद है, तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों कमेंट में भारतीय जरूर लिखिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं ये पहली बेहतरीन खबर की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया विवादित बयान, अब इंडियन शब्द इस्तेमाल करने की नहीं है इजाजत, जिसके बाद विरोध में उतरे नेटिव अमेरिकन। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया जिसने नेटिव अमेरिकन समुदायों में नई बहस शुरू कर दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि अब इंडियन शब्द का इस्तेमाल करना मानव प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में जनजातीय पहचान, पुरानी टीमों के नाम और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर गंभीर चर्चाएं जारी है। ट्रंप ने बातचीत में कहा कि आप इंडियन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ इंडियंस ही चाहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें। मैं कभी आपको इसे बदलने के लिए नहीं कहूंगा। ये शब्द ऐतिहासिक गलती से जुड़ा है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा था कि वो भारत पहुंच गया और इस गलतफहमी के चलते नेटिव अमेरिकन को इंडियन कहा जाने लगा। कुछ जनजातीय सदस्य आज भी इसे अपनाए रखते हैं, जबकि कई इसे नस्ली और गलत मानकर छोड़ देना चाहते हैं। दोस्तों पुराना विवाद फिर एक बार गर्माता दिखाई दिया है। ट्रंप ने पहले भी नेटिव अमेरिकन समुदायों से जुड़े मुद्दों पर विवादों में रहे हैं। वॉशिंगटन की NFL टीम के पुराने नाम रेडकिंस को लेकर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया था। 2020 में विरोध और आलोचनाओं के चलते ये नाम हटाकर वॉशिंगटन कमांडर्स कर दिया गया था। ट्रंप का कहना था कि वो नए स्टेडियम की मंजूरी तभी देंगे जब टीम अपना पुराना नाम वापस ले ले। उन्होंने ये भी कहा था कि पुराना नाम टीम के लिए ज्यादा मूल्यवान और ज्यादा रोमांचक होगा। अब ऐसे में अमेरिकन इंडियन अफेयर्स एसोसिएशन सहित कई समूहों ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी टीम मॉस्को परंपराओं से नेटिव संस्कृतियों को कार्टून की तरह पेश किया जाता है। समूह का कहना है कि ये नाम और मॉस्कोट हमें सम्मान नहीं देते बल्कि हमें मजाक बना देते हैं। हम जीवित संस्कृतियां हैं, मनोरंजन के साधन नहीं। जी हाँ, कई जनजातीय सदस्यों ने कहा कि ट्रंप नेटिव पहचान को अपनी राजनीतिक भाषा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, पूरी बात बताते हैं और क्या है इसके पीछे ट्रंप की मंशा। ट्रंप के इस बयान के पीछे की वजह यह है कि उन्होंने नेटिव अमेरिकन समुदाय के नाम करने के तरीके पर अलग अलग विचार रखे और उन्होंने उस शब्द के इस्तेमाल को लेकर विवादित राजनीतिक स्टैंड लिए हैं। वो विशेष रूप से अमेरिकी फुटबॉल टीम वॉशिंगटन रेडकिंस के पुराने नाम को वापस लाने का समर्थन करते हैं दोस्तों, जिसे नस्लवादी कहा जाता था। डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान का अमेरिकी राजनीति पर कई पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले ये बयान अमेरिका में नस्ली और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के मुद्दे को बढ़ावा देगा और जातीय समुदायों के बीच तनाव और विभाजन को बढ़ा सकता है। नेटिव अमेरिकन और भारतीय समुदाय जैसे विभिन्न समूह इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया देंगे, जो राजनीतिक बहस और मतभेदों को और तगड़ा कर सकता
सकता है। वहीं दूसरी ओर ट्रम्प के इस तरह के विवादित बयानों से रिपब्लिकन पार्टी के अंदर और विदेश नीति संबंधित मामलों में बहस और ध्रुवीकरण बढ़ेगा। इसके चलते अमेरिकी समाज में एकता कमजोर हो सकती है, जो आंतरिक राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ भारत जैसे मित्र देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, खासकर जब भारत अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब आपकी इस मुद्दे पर क्या है राय, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्रम्प कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इंडियन नाम से नफरत है, और ऐसे में इंडियन होने के नाते दोस्तों आप लोग जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस प्रकार से वो वॉशिंगटन रेडकिंस के पुराने नाम को वापस लाने का समर्थन करते हैं, ऐसे में इंडियन शब्द का ना इस्तेमाल करने जैसा बयान देना, अगर आप भी मानते हैं कि ट्रम्प ने बहुत बड़ा और ये विवादित बयान दिया है जो कि भारतीयों के रास्ते नहीं आने वाला, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तारीख तय हो गई है। व्लादिमीर पुतिन जी 4 और 5 दिसंबर को भारत के खास मेहमान होने वाले हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के निमंत्रण पर 23 से वे रशिया भारत समिट में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी से पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर होस्ट करेंगी। भारत रूस की दोस्ती में इस कूटनीतिक और ऐतिहासिक परंपरा को दुनिया देखेगी, लेकिन पुतिन के दौरे में खास बात होगी रक्षा सौदे की, क्योंकि रूस भारत को एक नहीं 3 ब्रह्मास्त्र दे सकता है, जो युद्ध काल में गेम चेंजर होंगे। सुरक्षा के लिहाज से S-400 भारत के सुदर्शन चक्र वाले चक्रव्यूह का अहम पार्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन में एक और आधुनिक हथियार को लेकर भी बिग डील होने की संभावना है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सुखोई 57 की। जी हाँ, रशिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। ये अगर भारत को मिल गया तो समझिए किसी भी युद्ध का नक्शा बदल कर रख देगा। इस विमान को रूस की उड़ती हुई किलिंग मशीन भी कहते हैं, जिसको सुपर पावर की चर्चा अमेरिका में पेंटागन तक होती है। रशिया इसे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के मुकाबले बेहतर बताता है, और कहा जा रहा है कि पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इसी सुखोई 57 लड़ाकू विमान को भारत को सौंपने पर भी जरूरी बात करेंगे। इस बार भी माना जा रहा है कि पुतिन जब दिल्ली में होंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध पर अलग से बातें होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी समझौते होंगे जिससे ट्रम्प को परेशानी हो सकती है। वो ट्रम्प जिन्होंने तेल को लेकर भारत और रूस के संबंधों को तोड़ने की भरसक कोशिश की, रशिया से कारोबार का बहाना बनाकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया, भारत को सीधे सीधे रूस से कारोबार बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन टैरिफ लगाने के बाद भी भारत और रूस के अच्छे संबंध बरकरार हैं। दोस्तों, वहीं भारत आने के लिए व्लादिमीर पुतिन जी को मोस्ट वेलकम टू इंडिया लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, तुरंत खाली करो अफगान बॉर्डर। जी हां, तनाव के बीच चीन ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट, क्यों बता दें। ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। हाल ही में अफगान धरती से ताजिकिस्तान के दक्षिणी खतलोल प्रांत में ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 3 चीनी श्रमिकों की मौत हो गई। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह हमला शाहीन SM गोल्ड माइन कंपनी पर हुआ, जहां चीनी कर्मचारी काम कर रहे थे। हमले की पुष्टि दुशांबे स्थित चीनी दूतावास ने भी की। चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे तुरंत सीमा क्षेत्र छोड़ दें, क्योंकि स्थिति सुरक्षित नहीं है। दूतावास ने यह नहीं बताया कि हमले के पीछे कौन है, लेकिन चीन ने ताजिकिस्तान से इस घटना की पूरी जांच करने को कहा है। चाइनीज वर्कर ताजिकिस्तान में माइनिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में शामिल थे। चीन की कई कंपनियां ताजिकिस्तान के बॉर्डर इलाकों में नेचुरल रिसोर्स की माइनिंग करती है। अफगान तालिबान के विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा की है। वहीं आपको बता दें, इमरान खान के बेटे का गंभीर आरोप, कहा सरकार ब्लैकआउट लागू करके हालात छिपा रही है। पिता के जीवित होने या सुरक्षित होने का कोई सबूत नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अटकलों के बीच सरकार और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी PTI के वरिष्ठ नेताओं के बयान आमने सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने डॉन अखबार से बातचीत में स्पष्ट कह दिया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत या सुरक्षा को लेकर चिंता की कोई वजह नहीं है। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन नियमित रूप से उनकी सेहत, दवाइयों, भोजन और अन्य सुविधाओं का ध्यान रख रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटे कासिम खान ने एक बेहद चिंताजनक बयान देते हुए कहा है कि पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अपने पिता के जीवित होने या सुरक्षित होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। कासिम का आरोप है कि सरकार एक पूर्ण ब्लैकआउट लागू कर उनके पिता की स्थिति को छिपा रही है। वहीं शहबाज की हुकूमत को अलीमा की बड़ी चेतावनी कह दिया, अगर इमरान खान का एक बाल भी बाका हुआ तो अंजाम गंभीर होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी पूर्व PM इमरान खान के सपोर्ट में उनके परिवार के सारे लोग और पार्टी खुलकर सामने आ चुके हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंची।
वो रावलपिंडी की अदियाला जेल के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने अदालत पहुंची। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाए तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। इमरान खान की दूसरी बहन नूरीन नियाजी ने भी शहबाज सरकार पर और सेना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अपनी सीट हार चुके थे और उन्हें जिताने में आसिम मुनीर ने मदद की। उन्होंने कहा कि पहले भी तानाशाह आए हैं, उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। ये लोग आखिर कब तक जनता पर जुल्म करते रहेंगे। इमरान खान के वकील और पीटीआई के वरिष्ठ नेता सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल नियमों और अदालत के आदेशों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर अपना भारत टॉप 15 में नहीं पाकिस्तान। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित लोवी इंस्टीट्यूट ने अपनी वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी कर दिया, जो एशिया के 27 देशों में सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में क्षेत्रीय शक्ति में बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें चीन एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत लगातार ऊपर उठ रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट आई है। ये रिपोर्ट 8 क्षेत्रों, जिसमें सैन्य क्षमता, रक्षा नेटवर्क, आर्थिक ताकत, कूटनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक पहुंच, लचीलापन और भविष्य के संसाधन क्षमता के आधार पर रैंक करती है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान शीर्ष 10 से बाहर है और उसे 16वां स्थान दिया गया है। दुनिया के 10 पावरफुल देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका 80.5 सुपर पावर, चीन 73.7 सुपर पावर, उसके बाद सीधा तीसरे स्थान पर भारत, जो कि 40 नंबर के साथ 40 मेजर पावर के साथ खड़ी दिखाई दे रही है दोस्तों। उसके बाद चौथे नंबर पर जापान, फिर रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। जी हां दोस्तों, ये चौंकाने वाली बात है कि इन मामलों में रशिया को भी पछाड़ दिया अपने भारत ने। 7वें नंबर पर दक्षिण कोरिया, 8वें पर सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिर 9वें पर वहीं 10 नंबर पर मलेशिया। जी हां दोस्तों, यानी कि इस नए रिसर्च से ये पता चला है कि एशिया में चीन पर अमेरिका की बढ़त यानी सुपीरियरिटी अब खत्म होने के खतरे में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस इलाके में अमेरिकी ताकत कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच भारत के लिए अच्छी खबर ये है, पूर्व विदेश सचिव सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है। यूएसए और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा है, जो देश के लिए अच्छी खबर है। वहीं पाकिस्तान इस लिस्ट में टॉप 10 से बाहर हो चुका है। भारत एशिया में एक बड़ी पावर है, जिसने 2025 में 40 पॉइंट की जरूरी लिमिट फिर से हासिल कर ली है। जी हाँ दोस्तों, हमें गर्व है कि हम भारतीय है, कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये उन विपक्षियों के मुंह पर तगड़ा तमाचा है जो लगातार बेफिजूल के, बिन बात, बिना सबूत के, बिना तथ्यों को जाने सरकार की आलोचना करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इतना ही नहीं, वैश्विक मंच पर भारत की फिर एक और अहम उपलब्धि, फिर से आईएमओ काउंसिल में चुना गया। क्या है इसका महत्व, बता दे क्या है खबर। भारत को 2026-27 के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ काउंसिल में फिर से चुना गया है। दोस्तों, भारत को लंदन में आईएमओ की काउंसिल के लिए कैटेगरी बी में जगह मिली है। इस कैटेगरी में 10 देश शामिल हैं, जिनकी इंटरनेशनल समुद्री व्यापार में सबसे अधिक दिलचस्पी है। भारत को इस कैटेगरी में सबसे अधिक वोट मिले। 28 नवंबर 2025 को आईएमओ असेंबली के 34वें सेशन में हुए चुनावों में डाले गए 169 वैलिड वोटों में से 154 वोट मिले। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने इस बारे में ट्वीट किया। जायसवाल जी ने लिखा कि भारत को चुना जाना सस्टेनेबल शिपिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और साउथ साउथ कॉर्पोरेशन के लिए उसकी कमिटमेंट को पहचान देता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत का फिर से चुना जाना और आईएमओ बनने के बाद से लगातार मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ घोषित विजन महासागर में दुनिया भर की दिलचस्पी को भी दिखाता है। दोस्तों, अगली खबर बता दें, इधर पाकिस्तान बरसा रहा बम, उधर भारत ने अफगानिस्तान को भेज दी मदद। तालिबान सरकार हुआ गदगद। दोस्तों, उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है। इधर भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान को बड़ी मानवीय सहायता पहुंचा दी। भारत ने तत्काल चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काबुल को 73 टन जीवन रक्षक दवाइयां, टीके और आवश्यक पूरक पदार्थ पहुंचाए हैं। यह मदद तालिबान सरकार के जन स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई है। यह अफगानिस्तान के लिए बहुत कीमती साबित होगी, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। दोस्तों, भारत की ओर से यह मानवीय मदद तब भेजी गई जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन का माहौल है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के खिलाफ गोलाबारी कर रहा है। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान शरणार्थियों को बाहर निकालने का काम कर रही है। ऐसे में अब भारत की मदद तालिबान सरकार के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा। भारत की इस मदद से जरूर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कान खड़े हो गए होंगे। दोस्तों,
लेकिन इसी बीच जो जानकारी है वो ये कि भारत का जैसे ही साथ मिला तो जोश में आ गई तालिबान की सरकार और पाकिस्तान को दे दी खुली चेतावनी। कह दिया अफगानिस्तान किसी का गुलाम नहीं। जी हाँ, अफगानिस्तान को दवाइयों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान के साथ। व्यापार बंद होने के बाद अब पाकिस्तान दवाई देने के नाम पर तालिबानी सरकार को ब्लैकमेल करने में लगी है, जिसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान सरकार का भारत के साथ ये दवा का डील वाकई में बहुत बड़ी डील और जीवन रक्षक मानी जा रही है। जैसे ही इस मामले पर भारत का साथ मिला दोस्तों, तालिबान सरकार जोश में आ गई। तालिबान के स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाल ने कहा है कि अफगानिस्तान किसी का गुलाम नहीं और हम विदेशी आदेशों को खारिज करते हैं। उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है और जल्द ही देश में दवाओं का संकट दूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें भारत अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान को दिया गच्चा, रास्ता रोका तो निकाल दिया बाईपास। दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच दुश्मनी जैसा कि आपको पता है बढ़ती जा रही है, जहां दोनों देश आए दिन सीमा पर भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस लड़ाई के बीच पाकिस्तान अकड़ दिखाते हुए बार बार बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर देता है, जिससे अफगानिस्तान के व्यापार को भारी नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए भारत और अफगानिस्तान ने नई तरकीब निकाल ली है। अब अफगानिस्तान और भारत के बीच सीधे कार्गो फ्लाइट्स की शुरुआत होने जा रही है। दोनों देश पाकिस्तान को बाईपास करके अपने व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं और कार्गो फ्लाइट्स उसी पहल का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच ये सहमति अफगान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अल हाज नूरुद्दीन अजीजी की भारत की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान बनी है। अफगान मंत्री का इस दौरे का मकसद अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता कम करना था। दोस्तों आपको याद होगा पिछले ही साल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सैन्य झड़पों के बाद बार बार बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी, आवागमन सीमित किया और सीमा पार व्यापार को रोक दिया, जिससे अफगान निर्यात ठप पड़ गया और हजारों व्यापारी फंस गए। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर सेक्टरों पर एयर फ्रेट कॉरिडोर अब सक्रिय कर दिए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि कार्गो फ्लाइट्स बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी और भारत की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों वहीं बता दें दितवा ने श्रीलंका में मचाई तबाही तो भारत बना बड़ा भाई, राहत सामग्री भरकर कोलंबो भेज दिया आईएनएस विक्रांत और उदयगिरी। जी हां, संकट की हर घड़ी में कैसे पड़ोसी धर्म निभाता है अपना भारत, आपको बता दे उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। संकट की घड़ी में पड़ोसी धर्म निभाने वाला भारत एक बार फिर श्रीलंका के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। चक्रवात दितवा से बुरी तरह प्रभावित श्रीलंका को मदद देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी राहत सामग्री लेकर आज से ठीक एक दिन पहले कल कोलंबो बंदरगाह पहुंचे, जहां पर मानवीय सहायता सामग्री श्रीलंका अधिकारियों को सौंपी गई। चक्रवात दितवा से श्रीलंका के कई जिलों में भीषण बाढ़ आई हुई है। भूस्खलन की वजह से सड़कें टूट गई हैं और सैकड़ों घर तबाह हो गए। तूफान की वजह से वहां पर हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई ठप पड़ गई है, जिसके चलते प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना और भी मुश्किल काम हो गया। आफत इतनी बड़ी और तेजी से आई कि श्रीलंका सरकार भी उसके सामने खुद को असहाय पा रही है। ऐसी संकट की घड़ी में भारत एक बार फिर उसका सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया है। तूफान से व्यापक नुकसान देख भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए सबसे तेज और व्यापक पहल की है। भारतीय नौसेना के विशालकाय युद्धपोतों में भरकर बड़ी मात्रा में राहत सामग्रियां श्रीलंका भेजी गई हैं। दोनों युद्धपोतों के साथ भेजी गई राहत सामग्री में फूड पैकेट, दवाइयां, आपात चिकित्सा किट, टेंट, पानी शुद्धिकरण के उपकरण और दूसरे जरूरी सामान शामिल है, जिन्हें कोलंबो में राहत अभियान चला रही श्रीलंका एजेंसियों को सौंप दिया गया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि दोनों वॉरशिप की पहली विदेशी तैनाती है दोस्तों, यानी कि विदेश में पहली बार ये तैनात होने जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत चीन सीमा पर सुरक्षा होगी और भी ज्यादा मजबूत। आईटीबीपी बनाएगी 10 ऑल वुमेन बॉर्डर पोस्ट। दोस्तों चीन की सीमा रेखा के पास अब सेना के साथ ही आईटीबीपी भी अपने फुल फॉर्म में है, जहां एक्सक्लूसिव जानकारी मीडिया को मिली है, जिसके मुताबिक पहले जहां हिमवीरों के पुरुष कमांडो फ्रंट पर तैनात रहते थे, लेकिन अब चीन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए महिला कमांडो दस्ता की भी तैनाती करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आईटीबीपी 10 लड़ाके चौकियां बनाने जा रही है, जहाँ सिर्फ महिला कमांडो की तैनाती के साथ साथ विदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारियां भी संभाले। ये महिला कमांडो कोई आम कमांडो नहीं रहेगी। इनकी ताकत के आगे दुश्मन पल भर में ढेर हो जाएगा। चौकियों पर तैनात रहकर चौकसी करने के साथ ही महिला कमांडो 3488 किलोमीटर की लंबी नियंत्रण रेखा पर मार्च भी करेगी। फिलहाल महिला कमांडो की संख्या कितनी होगी, इसकी जानकारी सुरक्षा के लिहाज से साझा नहीं की गई है। वहीं बता दें, दक्षिण अफ्रीका पर आखिरकार क्यों भड़के ट्रंप, कहा अगले साल G20 में नहीं बुलाएंगे, सभी पेमेंट और सब्सिडी तुरंत रोक देंगे। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर जमकर गुस्से का इजहार
हालांकि उन्होंने धमकी दी है कि वो अगले साल अमेरिका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को न्योता नहीं देंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि वो दक्षिण अफ्रीका को किए जाने वाले सभी पेमेंट और सब्सिडी भी तुरंत रोकने जा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका से नाराजगी जताई है। इससे पहले भी वो इस देश में गोरे लोगों पर अत्याचार का आरोप लगाकर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की आलोचना कर चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूनाइटेड स्टेट्स दक्षिण अफ्रीका में G20 में शामिल नहीं हुआ क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अफ्रीकी लोगों और डच, फ्रेंच और जर्मन सेटलर्स के दूसरे वंशजों द्वारा सहे गए भयानक ह्यूमन राइट्स के गलत इस्तेमाल को मानने या उस पर ध्यान देने से इनकार करती है। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना की कैसे होगी वापसी, बेटे साजिद ने डिटेल में दी जानकारी। बांग्लादेश में शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है। इसी के साथ गुरुवार को भ्रष्टाचार मामलों में 21 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। इस बीच शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय का पार्टी के नेतृत्व और हसीना को देश में हुई मौतों को लेकर माफी मांगनी चाहिए या नहीं, इनको लेकर बड़ा बयान सामने आया। साजिब वाजेद जॉय ने BBC बांग्ला को इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि दोनों पार्टियां BNP और अवामी लीग का नेतृत्व बदलने के लिए बाहर यानी विदेश से एक खेल खेला जा रहा है। अवामी लीग को देश में बैन कर दिया गया है। वाजेद से पार्टी की लीडरशिप को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि शेख हसीना के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा। इस पर उन्होंने कहा कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य सीधे तौर पर पार्टी के नेतृत्व संभालने नहीं वाला। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी मां शेख हसीना की अनुपस्थिति में या उनके बाद पार्टी का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम निर्णय पार्टी ही लेगी। शेख हसीना इस समय भारत से ही पार्टी का नेतृत्व कर रही है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन को लेकर ना तो कोई संभावना है और ना ही कोई चर्चा। अवामी लीग का ये भी मानना है कि देश के अंदर किसी और को जिम्मेदारी सौंपने जैसा माहौल अभी मौजूद है ही नहीं। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जॉइन कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।